हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू नाउन चैप्टर, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। फर्स्ट सेकंड पार्ट की वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, आपको काफी हेल्प करेगा। थर्ड पार्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो लिंक को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मोबाइल पाठशाला की प्लेटफॉर्म पे तो उसको सब्सक्राइब भी करें। दूसरा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पर विजिट करें, कोर्सेज को परचेज करें। आपके कोर्सेज बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा बनवाए गए हैं, सब बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, तो उनको परचेज करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहाँ से भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उस ऐप के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पे विजिट करें, कोर्सेज को परचेज करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आप लोग आंसर भी बताएंगे। Your son's-in-law friend is seriously ill and he wants you to meet as soon as possible. अब इसमें क्या एरर हो सकता है, क्योंकि हम नाउन का ही कर रहे हैं टॉपिक, तो नाउन का टॉपिक कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको फिलअप्स के क्वेश्चंस नहीं दिए। फिलअप्स के क्वेश्चंस में आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे, एक या दो उसमें एबीसीडी करके कुछ भी बता देंगे। और जब हमारे पास में एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस के थ्रू हम नाउन के टॉपिक को समझेंगे तो बहुत इजीली हम समझ ले जाएंगे, ठीक है। और इससे कई कॉन्सेप्ट भी हमारे तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन, योर सन्स इन लॉ फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू मीट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। किसका, अब यहाँ सन्स इन लॉ का मतलब क्या है? दामाद, और दामाद के दोस्त की बात हो रही है, दामाद के फ्रेंड की बात हो रही है, सन्स इन लॉ के फ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ के फ्रेंड की बात हो रही है ना, यानी कि टॉपिक हमारा है एपोस्ट्रोफी का। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, ये इसका साइन है, इसका मतलब होता है का से, ठीक है। तो या तो हम इस साइन का यूज करते हैं या तो हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सन इन लॉ अगर मैं लिखूं सन इन लॉ, तो ये हो जाता है, ये पूरा ये नाउन है दामाद का, ठीक है। अब इनके फ्रेंड की बात हो रही है, तो यानी कि हम लास्ट में ही तो अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी हमेशा कब यूज किया जाता है? वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब दामाद के फ्रेंड की बात हो रही है तो हम कहाँ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे? हमेशा नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे जब भी हमें क्या बताना होगा? पजेसिव फॉर्म बताना होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब हमें कंपाउंड नाउन का, यानी कि वो नाउन जो दो तीन वर्ड से मिलकर के बनते हैं, अगर उनका हमें प्लूरल फॉर्म बताना होता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें इस वर्ड का, ये सन इन लॉ का मुझे क्या बताना, प्लूरल बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा सन्स में प्लूरल लगाएंगे, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? सन्स हो जाएगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, सन्स इन लॉ। और अगर ये एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो हम वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे जब पजेसिव बताएंगे, और जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो हमेशा हम रूट वाले वर्ड में क्या बनाएंगे? एस का ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका था एरर इस नाउन में कि सन्स इन लॉ नहीं होगा, क्या होगा? सन इन लॉज होगा, यानी कि एपोस्ट्रोफी लॉज में लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The roof of the building needs repairing, otherwise it may result into many persons death, ठीक है। रूफ ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग का जो छत है, नीड्स रिपेयरिंग, उसकी जरूरत है क्या? मरम्मत कराने की जरूरत है। रिपेयरिंग नहीं होता है गाइस, ये बहुत ही जो है कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में कि रिपेयरिंग हो सकता है। बिल्कुल नहीं, रिपेयरिंग एज अ नाउन गलत होता है। आपको बता दूं मैं, रिपेयर जो होता है वो आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। रिपेयर वर्ड जो है, रिपेयर आपका वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है, दोनों है। तो यहाँ ये रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या होगा? रिपेयर होगा, ठीक है। ये रिपेयर वर्ड आपका यहाँ पर एज अ नाउन फंक्शन करेगा। The roof of the building needs repair, otherwise it may result into किसमें? Many persons death। आपको पता है कि जब many आता है तो many के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ये बातें क्लियर है। लेकिन अब ये प्लूरल तो है, लेकिन इसमें क्या कहा गया? Many persons death, यानी बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी अगर बिल्डिंग का रिपेयरिंग हम नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोगों की का सेंस आया ना,
जहां भी का सेंस आता है वहां पर हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। का के सेंस में एपोस्ट्रोफी यूज होता है, तो मेनी पर्सन्स डेथ हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की। अब जब भी कोई नाउन हमारा ऑलरेडी प्लूरल होता है तो एपोस्ट्रोफी हम कैसे यूज करते हैं, जब भी कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है तो हम केवल ये एपोस्ट्रोफी का उसमें साइन यूज कर देते हैं, पर्सन्स डेथ हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, पर्सन्स डेथ करेंगे, एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे। यहाँ पर क्लियर है ना कि पहले से अगर कोई नाउन प्लूरल है तो केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमने दो एरर फाइंड आउट किया। एक तो ये कि रिपेयर वर्ड ऑलरेडी हमारा वर्ब एंड नाउन होता है, हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कि मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि जो है यहाँ पर पर्सन्स तो है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर का सेंस दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम, थर्ड पे। द मिनिस्टर मेक्स मेनी प्रोमिसेस बट द रिच डज नॉट गेट व्हाट इज नीडेड। मिनिस्टर्स ने कई प्रोमिसेस किए बट द रिच यानी जो गरीब लोग हैं वो उनको वो नहीं मिल सका जो उनको जरूरी था, ठीक है। अब देखो इसमें दो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नाउन से रिलेटेड हम दो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि मेनी के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन आता है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, मेनी प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू आपका होता है मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं, एंड ये आपका मेनी आ सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको आर्टिकल ए यूज करना होगा नाउन के पहले। ये आपका एकदम जो है रखा रखाया कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मेनी बर्ड्स बोल सकते हैं, मेनी बर्ड्स, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेनी आ बर्ड बोल सकते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम होता है, मेनी आ बर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। मेनी बॉयज बोल सकते हैं, मेनी अ बॉय भी बोल सकते हो, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। द मिनिस्टर मेक्स मेनी अ प्रोमिसेस बट द रिच डज नॉट गेट व्हाट इज नीडेड। अब यहाँ देखो मेनी आ आर्टिकल आ है और प्रोमिसेस यूज किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मेनी आ सिंगुलर नाउन होगा, तो यानी कि एस यहाँ से हम रिमूव करेंगे। दूसरा इसमें क्या एरर था कि बट द रिच, जब भी हम रिच और पुअर के साथ में, जब भी ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, और दोनों कॉपी में राइट डाउन करिएगा, रिच और पुअर के साथ में जब भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पूरी कम्युनिटी को बताता है, रिच की पूरी कम्युनिटी को बताता है, पुअर की पूरी कम्युनिटी को बताता है, इसलिए हम इसके साथ में क्या यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान से, हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं ठीक है। रिच और पुअर के साथ जब भी आर्टिकल दा का यूज होता है, हमेशा हम प्लूरल इसके साथ में वर्ब का यूज करते हैं, यानी यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, क्या होगा, डू नॉट होगा। क्लियर इतनी बात। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज नॉट गुड टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु डोंट आस्क फॉर इट। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है उनको एडवाइस देना जो कि उसके लिए पूछते नहीं है कभी, ठीक है। अब देखो ये एडवाइस है ना, तो ये तो नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद तो सीधा नाउन आता है, बट इसमें क्या है ना कि ये जो एडवाइस है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एडवाइस है ना, फर्नीचर, सीनरी, ठीक है, ये जो आपके है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या बात है ना कि ये हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स की खास बात ये होती है कि ये हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, और दूसरा इनके साथ में जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब आता है। दूसरी चीज, इनके साथ में हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल, स्पेसिफिकली हम ए और एंड का यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल स्पेसिफिकली क्या नहीं आ सकता, ए और एंड नहीं आ सकता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। अब भाई यहाँ एंड का यूज हुआ है तो ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पर एंड यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर आप इसका सिंगुलर बनाना चाहते हो ना, तो आप पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हो, 2 पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हो, पीस ऑफ उसके साथ में लगा सकते हो, ठीक है। चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे हम।
ठीक है, चलिए। द जज सेंटेंस्ड अ 5 years imprisonment and said that the iron of the criminal must not be removed। ठीक है, अब यहाँ से भी हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और एक ही क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिल रहा है। और अगर हम फिलिप्स के क्वेश्चंस करते तो हम केवल एक ही चीज उसमें सीख पाते, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट उसमें होता है, और सेंटेंस में बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। द जज सेंटेंस्ड अ 5 years imprisonment। इम्प्रिजनमेंट क्या है? नाउन है। अच्छा, नाउन के बारे में कोई भी वर्ड अगर नाउन को कोई भी वर्ड अगर क्वालिफाई करता है तो पता है क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। और आपने बचपन से पढ़ा है कि नाउन हमारा क्या होता है ना, नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म दोनों फॉर्म में यूज कर देते हैं। प्लूरल भी कर सकते हैं और सिंगुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि एडजेक्टिव को आपने बनाया है सिंगुलर प्लूरल में? बिल्कुल नहीं। तो एडजेक्टिव को हम कभी भी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। नेवर वी कैन यूज एडजेक्टिव इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कभी भी हम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में एडजेक्टिव को यूज नहीं कर सकते हैं। नो सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा, अब ये खास बात यहाँ समझ लो इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन में क्या है कि इम्प्रिजनमेंट आपका नाउन है और आप देख रहे हैं ये आ 5 years, आ 5 years यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नाउन के लिए, ठीक है। तो अभी तो हमने कहा कि हम कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं, हमेशा वो सॉरी नो प्लूरल फॉर्म है ना, उसको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है, हमेशा हम एडजेक्टिव को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो भाई यहाँ ईयर्स है तो क्या हो जाएगा आपका? ईयर हो जाएगा, ना कि ईयर्स होगा, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, नाउन का हम प्लूरल एंड सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, और हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ से देखो, ये तो हमने ठीक किया। दूसरा ये देखिए, जब भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना कि उसमें एस ऐड करने के बाद उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि आयरन है ना, आयरन, आयरन में जब भी आप एस यूज करोगे आयरन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बेड़ियां। इस आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन, ठीक है, लोहा। और जब भी हम आयरन कर देते हो, खास बात यह है कि उसकी मतलब उसका चेंज हो जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वो हो जाता है क्या? आयरन, यानी कि बेड़िया, हथकड़ियां, ठीक है। ऐसे कुछ आपका और नाउन है, जैसे एयर है, जब भी एयर्स कर दे तो क्या हो जाता है? घमंड, एरोगेंस, कंसीट हो जाता है, ठीक है। वाटर है, एस ऐड किया, वाटर्स बन गया। वाटर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? वाटर्स का मतलब होता है ओशियन, ठीक है। ऐसे ही आपका समन है, जब भी समन करोगे तो ऐसा होगा कि किसी को आप बुला रहे हो या कोई आपको बुला रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब हम किसी को बुलाते हैं और जब हम समन्स कर देते हैं तो ऐसा होता है कि लीगली कोई ऑर्डर आया है हमें बुलाने के लिए। तो ऐसा है ना कि जब भी हम नाउन्स में, किसी नाउन में हम एस ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, कुछ स्पेसिफिकली कुछ नाउन्स में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ किस चीज की बात हो रही है? जज सेंटेंस, यानी जज ने सजा सुनाया, अ 5 years imprisonment, 5 साल की जेल की सजा सुनाई, एंड सेड, और कहा कि द आयरन ऑफ द क्रिमिनल, यानी कि जो क्रिमिनल की बेड़ियां हैं, मस्ट नॉट बी रिमूव्ड, वो रिमूव नहीं की जा सकती हैं। अब आयरन होगा कि आयरन होगा? भाई आयरन होगा ना, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम, 6th पे। द साइक्लोन डिस्ट्रॉयज सिटीज आफ्टर सिटीज एंड टर्न द स्टेट इनटू अ डिजास्टर। भैया यहाँ जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे ना, 100% कह रही हूँ कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ये यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि जब भी प्रेपोजिशन आप यूज करते हो, प्रेपोजिशन के दोनों साइड में अगर सिमिलर नाउन है, प्रेपोजिशन के दोनों साइड में अगर सिमिलर नाउन है भैया, तो आप क्या करते हो? दोनों नाउन्स को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में आप दोनों नाउन्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सिटीज क्या है? प्लूरल है ना, तो इसको क्या करो? काटो, सिटी करो। इसको भी क्या करो? सिटी करो। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। जैसे आप क्या करोगे? पाइल्स ऑफ पाइल्स नहीं करोगे, पाइल ऑफ पाइल करोगे। डूर्स टू डूर्स नहीं करोगे, डोर टू डोर करोगे। इतनी बातें क्लियर है ना। और बहुत सारे ऐसे नाउन है जो आपके प्रेपोजिशंस को ऐड करके बनते हैं, उनको हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करो। जब भी प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन्स होते हैं, दो सेम नाउन्स होते हैं, दो सिमिलर नाउन्स होते हैं, उनको हमेशा हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। यानी क्या हो जाएगा? सिटी
आफ्टर सिटी हो जाएगा, ना कि सिटीज आफ्टर सिटीज होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। Each of the article that I brought from the shopping mall was broken। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी उसी की तरह है कि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम की बात आप करो, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट गाइस लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी नन एनी ईदर नीदर के साथ में, ठीक है, के साथ या तो ऑफ आ सकता है, क्या आएगा, या तो ऑफ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। या तो ऑफ आएगा, या तो नाउन आएगा, सुनो, या तो ऑफ प्लस नाउन आएगा, या तो या तो आपका क्या है, नाउन आएगा, और या फिर क्या आएगा, प्लूरल। या तो आएगा क्या, प्लूरल, सॉरी आपका वर्ब आएगा, ठीक है। या तो आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। या तो ऑफ आएगा प्लस नाउन आएगा, या तो नाउन आएगा, या फिर वर्ब आएगा इन वर्ड्स के बाद। अब खास बात ये है कि ऑफ के बाद अगर ईच एवरी एनी नन ईदर नीदर के बाद ऑफ के बाद कोई नाउन आ रहा है तो नाउन मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। ये आपका किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो भी हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये बात नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईच ऑफ द आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल ध्यान से देख रहे हैं आप सभी, ये आर्टिकल क्या है, सिंगुलर है। इसको क्यों यूज करना है प्लूरल, क्योंकि ईच एवरी नन एनी ईदर नीदर ऑफ के बाद अगर ऑफ आया है, ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा तो नाउन मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म, उसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, यानी क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स हो जाएगा। दूसरी बात, ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, हमेशा, ठीक है। चलिए चाहे आप कुछ भी बोले, मोस्ट ऑफ बोले, सीरीज ऑफ बोले, एनी ऑफ बोले, ईच ऑफ बोले, नन ऑफ बोले, एनी ऑफ बोले, नीदर ऑफ बोले, हमेशा जो नाउन होगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एर्थ, फाइनली पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड दैट द रॉबर्स हैव स्टोलन ऑल द ज्वेलरीज एंड केप्ट देम इन अ चेस्ट, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है, देखिए। अब देखो पुलिस, ये जो आपका नाउन है ना, ये इसको माना जाता है, इसको प्लूरल माना जाता है ना, ऑलवेज ये आपका प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो भैया वर्ब को भी क्या कर दो, यहाँ हैज है तो यहाँ हैव कर दो, ठीक है। पुलिस अगर ये नाउन आपका क्या माना जाता है, अगर ये प्लूरल माना जाता है तो आप इसके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज करो। दूसरी चीज, एक तो यहाँ से एरर हमने पकड़ा, दूसरा ये ज्वेलरीज नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में हम नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे आपका ज्वेलरी हो गया, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, जैसे सीनरी हो गया, है ना, जैसे इक्विपमेंट हो गया। तो ये जो हमारे नाउन होते हैं उनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि ज्वेलरीज नहीं होगा, क्या होगा, ज्वेलरी होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट फॉर्म होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए ज्वेलरी, है ना, सीनरी, मशीनरी, और भी आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो उनको भी नोट डाउन करते रहिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल बीइंग एडमेंट फॉलोज ओनली हिज ओन सॉर्ट्स ऑफ रूल्स एंड नोबडी एल्स। इससे भी हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देखिए, है ना। ये जो आपका है, देखिए, ये आपका इतना डीपली एनालिसिस कोई नहीं कराता है, ठीक है। ये आपको केवल पाठशाला पर मिल रहा है, और अगर इतना कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखो ये जो है ना, अब मॉडर्न ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके पुराने ग्रामर की बुक्स है उसमें यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि काइंड, है ना, काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ। इनका हम काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये केवल हम पुराने जो ग्रामर की बुक्स आप देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हम काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ बोलते हैं। लेकिन अभी देखिए, काइंड्स ऑफ, मॉडर्न ग्रामर की बुक में आपका काइंड्स ऑफ आपको मिलेगा, टाइप्स ऑफ भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी सॉर्ट्स ऑफ नहीं मिलेगा। सॉर्ट्स ऑफ
एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है। सॉर्ट्स ऑफ कभी भी यूज नहीं कर सकते। आप काइंड को काइंड्स ऑफ कर सकते हैं, टाइप को टाइप्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट को सॉर्ट्स ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये जो है ना, ये सॉर्ट्स जो दिया है भाई, ये तो आपका गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। सॉर्ट्स नहीं होगा, क्या होगा, सॉर्ट ऑफ होगा। दूसरी चीज यहाँ आएंगे, द प्रिंसिपल बीइंग एडमेंट, बहुत ज्यादा एडमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के हो गया, एंड फॉलोज ओनली हिज ओन सॉर्ट्स ऑफ रूल्स, वो जो रूल्स बनाता है उसी को केवल फॉलो करता है, नोबडी एल्स, और किसी के नहीं, एंड नोबडी एल्स, और किसी अन्य के रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है। अभी जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें याद है आपको मैंने क्या बताया था, एपोस्ट्रोफी यानी ऑफ कब यूज करते हैं, जब का सेंस आता है, किसी का वाला सेंस जब भी आएगा तो आप क्या यूज करोगे, एपोस्ट्रोफी यूज करोगे। यहाँ दिया है नोबडी एल्स यानी किसी का नहीं, नोबडी एल्स, भैया नोबडी एल्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना, किसी का नहीं है, किसी के रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोबडी, आप बताएंगे क्या होगा यहाँ पर, नोबडीज एल्स होगा या नोबडी एल्सेस हो जाएगा, बताएंगे आप क्या होगा। भैया किसी के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हमने बताया था कि जब एपोस्ट्रोफी लगाना होगा तो लास्ट में आप लगाएंगे, तो कौन सा करेक्ट होगा, ये सेकंड वाला करेक्ट होगा। अभी इतनी बातें क्लियर है ना। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 10th पे, आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी माय फ्रेंड नाउ इज इन डिलेमा व्हाट टू डू इन लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, सब कॉन्सेप्ट से भरे पड़े हैं, रूल्स इसमें नहीं है कि आप मैं रटवा रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो आफ्टर रेजिग्नेशन के बाद कंपनी से मेरा दोस्त क्या है, डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन में है, व्हाट टू डू इन लाइफ, की जिंदगी में क्या किया जाए। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिलेमा, ठीक है, इन डिलेमा एंड मेक नॉइज और एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है। इनके बाद ये देखिए, आप जो बीच का ये जो गैप है ना, ये जो गैप दिया हुआ है, इनमें हमेशा हम क्या यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं, आ। सो इन अ डायलेमा मेक अ नॉइज एंड एट अ स्टोन्स थ्रो, ये हमेशा ये करेक्ट फ्रेज होता है, ठीक है, हमेशा करेक्ट फ्रेज होता है। इन अ डिलेमा का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन में, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एकदम पास, ठीक है, एकदम पास। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कि ए आपको आर्टिकल कहीं मिसिंग दिखेगा एग्जाम में, इन और यही तीनों ऐसे हैं जो एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आपका क्या था एरर, कि भाई इन आ डिलेमा हमें यूज करना था इनके बाद, ठीक है। तो यही ऐसे तीन है जो बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट रूल्स आप जरूर कॉपी में राइट डाउन करिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंग्लिश टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू मग अप एट लीस्ट वन पोएट्री एट अ डे टू डेवलप रेसिटेशन। इंग्लिश टीचर ने कहा अपने स्टूडेंट से कि आप क्या करो, कम से कम एक पोएट्री याद किया करो अपने रेसिटेशन को, यानी कि रेसिटेशन मतलब होता है पोएट्रीज को बोलना, ठीक है, रिवाइज अ पोएट्री या सिंग अ पोएट्री। रेसिटेशन, जब हम पोएट्री को बोलते हैं तो उसी को रेसिटेशन बोलते हैं, उसी प्रोसेस को रेसिटेशन बोलते हैं। द इंग्लिश टीचर, जब भी हम द इंग्लिश टीचर बोलते हैं, देखो खास बात ये है ना कि जो ये इंग्लिश वर्ड है ये आपका कंट्रीमैन के नाम से भी यूज किया जाता है और एक लैंग्वेज भी है। ये क्या है, एक लैंग्वेज है और ये कंट्रीमैन के नाम से यूज किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम इंग्लिश टीचर बोलते हैं तो सेंस ऐसे निकल करके आता है, द टीचर हु लिव्स इन इंग्लैंड, ठीक है। जब भी हम फ्रेंच टीचर बोलेंगे तो द टीचर लिव्स इन फ्रांस, जब भी चाइनीज टीचर बोलेंगे द टीचर लिव्स इन चाइनीज। इसी वजह से ऐसा कोई भी वर्ड के साथ में तुरंत हम नाउन नहीं लेकर के आते हैं जो आपका लैंग्वेज भी होता है और कंट्रीमैन के नाम से यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सही तरीके से लैंग्वेज के साथ कोई नाउन यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, टीचर ऑफ इंग्लिश करना चाहिए, टीचर ऑफ दैट लैंग्वेज वट एवर यू वांट टू यूज, टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये आपका क्या होता है, करेक्ट फॉर्म होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। तो कभी चाइनीज टीचर हिंदी टीचर ना बोलना, इसका भी मतलब ये होता है द टीचर हु लिव्स इन हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये क्या होगा, करेक्टली, अगर आप उनको करेक्टली यूज करना चाहते हैं तो क्या कैसे करेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश करेंगे, यानी यहाँ पर आपका एरर था, ठीक है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी जरा राइट डाउन करिएगा। देखो एक होता है पोम, है ना,
बचपन में हमने क्या पढ़ा था, पोएम, लेकिन अभी जब पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या समझ में आया कि भैया ये पोएम नहीं होता, ये पोम होता है। ठीक है, ये पोम क्या होता है, और एक वर्ड होता है पोएट्री। अब कंफ्यूजन इसी में आप लोगों को होती है कि पोएट्री और पोएम में क्या डिफरेंसेस है। पोम क्या होता है, जिसमें कोई क्या हो, रिदम हो, वर्ड्स हो, एक इमेजिनेशन हो, वो सारी जो कंसिस्टेंट एक जो फॉर्म होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोम बोलते हैं। और जब पोएट्री की बात होती है तो पोएट्री जानते हो क्या होता है, पोम को लिखने का स्किल हम क्या बोलते हैं, पोम को लिखने की स्किल को ही हम पोएट्री बोलते हैं। तो पोएट्री क्या है, बहुत सारी इमेजिनेशन, वर्ड्स, रिदम की मिक्सअप को के कंसिस्टेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोएम बोलते हैं या पोम बोलते हैं। और पोएट्री क्या होता है, पोएट्री होता है लिखने की कला, पोम लिखने की कला को हम पोएट्री बोलते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा यहाँ किसकी बात की जा रही है, एटलीस्ट वन पोएट्री नहीं, एटलीस्ट वन पोम, याद करने की बात हो रही है, ना कि लिखने की बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पोम करेंगे, ना कि पोएट्री करेंगे। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द कोर्ट issued a summon to all banks as under the new pension scheme the flexible of withdrawing funds could not be tightened। अब देखो, जब भी मैंने बताया था कि जब भी लीगल ऑर्डर की बात आएगी, लीगल बुलावा आएगा, तब हम क्या करेंगे, समन्स करेंगे। तो समन यहाँ पर गलत हुआ। दूसरी चीज ये है कि दा के बाद आपका दा और ये जो आपका गैप है, और उसके बाद अगर ऑफ का यूज हुआ है, तो यहाँ जो भी नाउन यूज, यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं होगा, यहाँ एक नाउन होगा। तो द नाउन ऑफ यूज किया जाता है, ये आपका करेक्ट फॉर्म होता है। यहाँ देखेंगे द फ्लेक्सिबल ऑफ दिया हुआ है, और ये फ्लेक्सिबल जो वर्ड है ना, ये होता है आपका क्या, एडजेक्टिव होता है। फ्लेक्सिबल वर्ड एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो द के बाद नाउन आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, यानी फ्लेक्सिबल यहाँ पर क्या हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। Statistics say that रोहित hits a century in every second inning। या देखो, इनिंग जो है ना ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, इनिंग्स होगा। ठीक है, ये कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। देखो, दो ऐसे नाउन्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है मैथमेटिक्स। अब देखो, ये आपका सब्जेक्ट भी होता है, और क्या है, एक अलग इसका मतलब होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होगा, एक तो ये सब्जेक्ट होता है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको हमेशा किस फॉर्म में यूज करो, सिंगुलर फॉर्म में यूज करो, और विद सिंगुलर वर्ब यूज करो, सिंगुलर वर्ब यूज करो, सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब यूज करो। और इसका एक मतलब होता है क्या, रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट होगा तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, विद प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। मैथमेटिक्स का मतलब एक तो गणित सब्जेक्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, जब ये सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर यूज किया जाएगा, विद सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। जब ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। और जब ये क्या होगा, इसका एक मतलब होता है कैलकुलेशन होता है, क्या, कैलकुलेशन। जब ये कैलकुलेशन की तरह यूज किया जाएगा तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलो भाई, यहाँ क्या होगा, यहाँ की बात तो सही है, यानी कि हमारा जो एरर था वो था इनिंग्स में, यानी क्या होना चाहिए, इसको इनिंग्स होना चाहिए। ठीक है, चलो। The man lost his job as a cashier as his mathematics was not good। अब यहाँ कैशियर की जॉब चली गई क्योंकि उसका मैथमेटिक्स नहीं सही था, मतलब यहाँ कैलकुलेशन की बात हो रही है, कैलकुलेशन की बात हो रही है। ठीक है कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। Sheep are economically useful and so they are reared in wood। अब देखो, दो एरर है, एक तो सीप में है, एक तो वुड में है। ठीक है, सीप्स का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, सीप हो या डियर हो, ठीक है, इनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। और इनका अगर सिंगुलर बनाना है तो भी सीप यूज करोगे, प्लूरल बनाना है तो भी डियर का यूज करोगे या सीप का यूज करोगे, इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म होता है, तो यानी कि सीप्स नहीं होगा। दूसरी चीज ये है रियर्ड इन वुड। अब ये वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब तो होता है टिम्बर ना, यानी लकड़ी, टिम्बर यानी स्टिक। अच्छा, वुड का मतलब तो टिम्बर और लकड़ी होते, तो क्या शिप्स आर इकोनॉमिकली यूज फॉर, शिप्स बहुत ही आर्थिक रूप से जरूरी होती हैं और वो लकड़ियों में पाली जाती हैं, नहीं, उनको जंगल में पाला जाता है। तो जब भी वुड में आप वुड्स करोगे ना, वुड्स करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर ही हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Despite promising many a time before election, the poor does not get what is required. ठीक है, देखो भाई, द पुअर द रिच, ये दो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। द पुअर द रिच पूरी होल कम्युनिटी को बताता है, पुअर के रिच के पूरी कम्युनिटी को बताता है। और जब ये पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। ठीक है, एक पर्सन की बात होती तो ठीक है, लेकिन डज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कांट मास्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री। वी कांट मास्टर, मास्टर आपका क्या होता है, मास्टर आपका नाउन भी है और प्लूरल वर्ब भी है। मास्टर नाउन भी है और वर्ब भी है। जब ये वर्ब होगा तो मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, नहीं परफेक्शनिस्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी परफेक्शनिस्ट की बात कर रहे हैं कि हम परफेक्शन है, हम में परफेक्शन है, हम पूर्ण है किसी चीज से। और जब भी आपका नाउन होगा तो ये हो जाएगा ऑनरशिप से, किससे, ऑनरशिप से, यानी अधिकार से। ठीक है, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, अनलेस वी लर्न ऑल द फॉर्मूला, आपको पता है कि ऑल के बाद जब भी हमारा कोई नाउन आएगा ना तो वो हमेशा किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और फॉर्मूला क्या है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले। आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑल के बाद हमें प्लूरल एक नाउन चाहिए था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंग्लिश टीचर सजेस्टेड ऑल द पीपल्स टू लर्न एटलीस्ट वन पोएट्री। भैया अभी ये क्वेश्चन किए हैं हम, है ना, कि पोएट्री क्या होता है, लिखने की कला, पोम लिखने की कला को हम पोएट्री बोलते हैं। और पोएट्री क्या है, तो यहाँ पर हमें क्या यहाँ बताया जा रहा है, पोएट्री लिखने की कला नहीं, जबकि पोम बोलने की, सीखने की, याद करने के लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ पोम होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अभी हमने इस पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। दूसरा ये है द इंग्लिश टीचर, गलत है, यानी क्या होना चाहिए, इंग्लिश द टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ेंगे 19 क्वेश्चन की तरफ हम। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। अभी तो यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एन एडवाइस नहीं होगा, एडवाइस होगा। टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो यहाँ पर ये रॉन्ग था, एडवाइस के पहले आर्टिकल नहीं होगा। ऑफ द मेनी प्लेसेस दैट आई विजिटेड, आई फाउंड सिंगापुर टू बी द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड द सीनरीज। भाई देखो यहाँ पर अभी तो हमने डिस्कस किया था कि ज्वेलरीज, सीनरीज, मशीनरी, इन सब का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं आईएस लगा करके बनता है, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। जब भी सीन बोलते हो ना, सीन क्या है, सीन सिंगुलर है, सीन क्या है, सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल बताना होगा तो क्या बताओगे, सीनरी बताओगे, सीनरी। ठीक है, ये सीनरी आपका क्या है, प्लूरल है। तो आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, और 20 कहाँ, आपके 60 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। 60 क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, 60 क्वेश्चंस आपको एब्सोल्युटली हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि चैनल प्रोडक्टिव है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि हमारी वेबसाइट, मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पर कई ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। उन कोर्सेज को परचेज जरूर करिए और मोबाइल पाठशाला के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। मोबाइल पाठशाला जब आप सर्च करेंगे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, डाउनलोड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसी से सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।